नमस्कार प्रिय दोस्तों। SR ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, और जो भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन्हीं टॉपिकों को शामिल किया जा रहा है, क्रम से शामिल किया जा रहा है। जितने भी मित्रों पीछे के वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी देख लें, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके और आप उनसे लाभ लेते रहें लगातार। आज का टॉपिक है इसी क्रम में रहने वाला आपका राजस्थान की स्थापत्य कला, ये दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक। तो स्थापत्य मित्रों कहते किसको हैं, पहले आपको परिभाषा इसकी आनी चाहिए। यानी कोई भी भवन निर्माण किया जा रहा है, किसी भी भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो भी ज्ञान है, विद्या है, उसको क्या कहते हैं, स्थापत्य कहते हैं, उसको स्थापत्य कहते हैं। और इस प्रकार की कला आपकी स्थापत्य कला कहलाती है। राजस्थानी स्थापत्य कला क्या थी, इसे समझने के लिए पहले कुछ पिछला याद करते हैं। मनुष्य को गुफाओं से निकलकर सुरक्षित आवास की आवश्यकता हुई, तो उसने बांस और घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया। यानी मनुष्य शुरुआत में गुफाओं में रहता था, फिर वहाँ से निकलकर सुरक्षित आवास की उसको आवश्यकता हुई, उसने बांस और घास फूस से झोंपड़ी का निर्माण किया। निर्माण की इसी प्रक्रिया में पत्थरों व पक्की ईंटों का उपयोग करने लग गया। धीरे धीरे मनुष्य का जो ज्यों ज्यों विकास होता गया, उसने पत्थरों व पक्की ईंटों से मकान बनाने शुरू कर दिए। मनुष्य जब एक समूह में निवास करने लगा तो पशुपालन और कृषि करना भी उसने आरंभ कर दिया। आसपास के जंगली जानवरों से रक्षा करने हेतु एक परकोटे का निर्माण किया। आसपास जंगली जानवर काफ़ी मात्रा में होते थे मित्रों पुराने समय में। अभी उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन उस समय जंगली जानवर काफ़ी थे। तो उनसे रक्षा प्राप्त करने के लिए एक परकोटे का निर्माण किया गया। परकोटा क्या होता है? परकोटा होता है, जैसे यह आपका मकान बना हुआ है तो इसके चारों ओर ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें बनाना, बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों का विकास करना, वह आपका परकोटा है जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन से और राजस्थान में कालीबंगा जो आपकी पड़ती है हनुमानगढ़ में, और आहड़, ये उत्खनन शब्द देखे मित्रों। किसी चीज़ को भूमि से खोद कर निकालना उत्खनन कहलाता है आपका। और राजस्थान में कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ में पड़ती है, और आहड़ है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों के भवन बनाने की परंपरा आरंभ हुई है। इस प्रकार से माना जाता है मित्रों कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ईंटों के भवन बनाने की जो परंपरा है वो आरंभ हुई है, और जिसका निरंतर विकास होता रहा है। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवन और राजमहलों के निर्माण का विवरण किसमें मिलता है? मौर्य युग में। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत मेगस्थनीज ने भी किया है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत हैं मेगस्थनीज, उन्होंने किया है। इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए तो होता ही है, इनका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है। इमारतों का इस्तेमाल मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए और साथ में सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए भी होता है। तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी भी बनाई जाती हैं, ताकि ये जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसे बनवाने वाला कितना महान व्यक्ति था। समय के साथ साथ स्थापत्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। नगरीय स्थापत्य, दुर्ग निर्माण, स्तूप, मंदिर, पुर अथवा नगर या ग्रामीण स्थापत्य। तो ये समय के साथ साथ में परिवर्तन देखने को मिला, इसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला। अलग अलग प्रकार के इसके स्वरूप नजर आए। नगरीय स्थापत्य हो, दुर्ग निर्माण हो, स्तूप हो, मंदिर, पुर अथवा नगर और ग्रामीण स्थापत्य। इसमें प्रथम दे रखा है आपकी स्थापत्य में राजस्थान के दुर्ग की। तो देखिए, दुर्ग से अर्थ क्या है मित्रों? दुर्ग का मतलब क्या होता है? वह क्षेत्र है अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो। प्राचीर या परकोटा एक ही बात है मित्रों। ऐसी ऊंची या पक्की दीवार है
जो किले या नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर बनाई जाती है। रक्षा के लिए किले किले हो या कोई भी नगर हो, उसके चारों ओर उसकी रक्षा के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवार या बड़ी दीवार प्राचीर या उसका परकोटा कहलाती हैं। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। तो ये दुर्ग की परिभाषा है, वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या प्रकोटा बना हो, साथ में ही सुरक्षित स्थान पर उसको बनाया गया हो। चाहे ऊंची पहाड़ियों की बात हो या गहरी नदियों के किनारे या मैदानी क्षेत्रों में उनको बनाया गया हो, तो वो आपके दुर्ग में आते हैं। जहाँ तक संभव हो, दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जा सकता था। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। तो ये मुख्य कुछ नगर हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा देखने को मिलती है और गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी जिसमें पानी भर कर के दुश्मन को रोका जा सके। राजस्थान में स्थित प्रमुख दुर्गों की एक सूची कोष्टक में जिले दिखाए गए हैं मित्रों। और ये प्रमुख दुर्ग हैं। चित्तौड़गढ़ आपका चित्तौड़ में है। कौन से जिले में? चित्तौड़ में। कुंभलगढ़ राजसमंद में है मित्रों। जालोर दुर्ग जालोर में है। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में है। आगे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं तो अच्छे से इनको याद करें। रणथंभौर का कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तारागढ़ आपका बूंदी में पड़ता है मित्रों। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। सोनारगढ़ जैसलमेर में। और गागरोन का जो दुर्ग या किला है वो झालावाड़ में। जूनागढ़ बीकानेर में है। और आमेर आपका जयपुर में है। तो ये कुछ प्रमुख राजस्थान के दुर्ग हैं या किले हैं। इनके जिले आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, क्वेश्चन आते हैं इनसे संबंधित। गतिविधि गतिविधि दे रखी है, देखिए राजस्थान में इनके अलावा और भी दुर्ग हैं, इनके बारे में भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, चित्रों के द्वारा उनको पहचान कर सकते हैं। ये दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वरन शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इसमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएं होती थी। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे जब तक कि सेना दुश्मन को न हरा दे। इतनी सुविधाएं उस दुर्ग में रखी जाती थी मित्रों, या रखने का स्थान होता था। चाहे खाद्य भंडारण की बात हो, कुंड हो, जलाशय हो, तो ये सारी सुविधाएं उस दुर्ग में आपको देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार के स्थान उसमें बने होते थे। आगे देखिए, इसमें मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। मैदानी क्षेत्रों में जो निर्मित दुर्ग हैं उनकी संरचना कुछ अलग ढंग की होती थी। मैदानी दुर्गों में भी पूर्वतः विशेषताएं तो रहती थी, किंतु ऐसे दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयां भी बनाई जाती थी जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था, और इसमें संकड़े मार्ग भी बने होते थे। दुर्ग शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है। यानी ये पर्यायवाची शब्द हैं इनके, दुर्ग के ही। किला है, गढ़ भी इनको बोला है इतिहासकारों ने। किंतु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय के रूप में किला शब्द ही प्रयोग में लिया जाता रहा है। राजस्थान के इतिहास की बात करें, लोक भाषा में दुर्ग के जो पर्याय है उसके रूप में किला शब्द ही को ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला और आमेर का किला जो आपका जयपुर में है। तारागढ़ देखिए मित्रों, तारागढ़ अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में हाड़ा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं। इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके? हाड़ा शासकों के कलात्मक महल अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में बने हुए हैं मित्रों, और इन महलों को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने करवाया था। किस दुर्ग का? तारागढ़ दुर्ग का। दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण किया गया है, सख्त मजबूत दीवार का निर्माण किया गया है। और बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय, यानी उनके
आपसी तालमेल का सुंदर उदाहरण है। तालमेल किन के बीच में था मित्रों? राजपूत व मुगलों की कला के बीच में। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य, यह बूंदी दुर्ग है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। वहीं बादल महल व अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में चित्रित भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण हैं। बादल महल और अनिरुद्ध महल की जो चित्रशैला है मित्रों, वो राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण हैं। भवनों की शानदार छतरियां व दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। बूंदी दुर्ग को समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई गई, किंतु हाड़ा राजाओं ने हमेशा कड़ा प्रतिरोध कर इसकी रक्षा की। जो बूंदी दुर्ग है उसको समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, किंतु हाड़ा के जो राजा हैं उन्होंने हमेशा कड़ा प्रतिरोध किया इसका और इसकी रक्षा की। सल्तनत एक शब्द दे रखा है मित्रों, ये देखिए सल्तनत, इसका मतलब क्या होता है? सल्तनत का मतलब होता है मित्रों साम्राज्य। साम्राज्य इसको बोलते हैं, या बादशाहत बोल सकते हैं, या शासन इसी को बोलते हैं, या हुकूमत भी इसी को बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इन अर्थों से आप प्रश्न को कर पाएंगे। सल्तनत का मतलब साम्राज्य, बादशाहत, शासन या हुकूमत। आगे देखिए रणथंभौर। रणथंभौर मित्रों शिवपिंड पर रखे बिल्व पत्थर की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ रणथंभौर देश का प्रसिद्ध दुर्ग है। पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ बिल्व पत्थर की भांति, और यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा अभेद और दुर्गम दुर्ग कदाचित देश में दूसरा नहीं है। ये अंतर्यामी शिव की तरह है मित्रों, जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार का आपका ये रणथंभौर का दुर्ग है, किला है। एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का अभेद दुर्ग स्थित है। अभेद का मतलब जिसको भेदा नहीं जा सके। दुर्ग का नाम रणथंभपुर है। रणथंभपुर है। किले के निर्माण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी राजाओं ने करवाया, जिन्होंने 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर एक छत्र राज्य किया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है, वैसे कोई पूर्ण इसकी निश्चित ज्ञात नहीं है कि निर्माण कब हुआ इसका। इतना ध्यान में रखना है, चौहान वंशी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। 600 वर्ष तक इस क्षेत्र पर एक छत्र राज्य भी किया। वर्तमान में मित्रों यह दुर्ग व इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत आ गया है, जिससे इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट देखिए आपका जालोर दुर्ग। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग, साथ में डायग्राम भी हैं। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के अतुल शौर्य के लिए प्रसिद्ध जालोर दुर्ग देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण यह निरंतर हमलावरों का केंद्र रहा है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में मित्रों सोनगरा जो चौहान हैं उनके अतुल्य शौर्य के लिए प्रसिद्ध है जालोर का दुर्ग, और देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जालोर का दुर्ग अभिमान से खड़ा है। तो ये याद रखेंगे, पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है मित्रों 2408 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। 3 दरवाजों को पार कर चौथे मुख्य द्वार में से प्रवेश किया जाता है। 3 दरवाजों को पार करके चौथे मुख्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था। ये परमार राजा हैं धारावर्ष और मुंज, इन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं सदी में करवाया था मित्रों। दुर्ग में कई हिंदू व जैन देवालय तथा बुर्ज आदि बनाए गए हैं।
दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद भी है। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में। दुर्ग में अतुलित जल भंडार के कुएं हैं, कुंड हैं आदि बनाए गए हैं। और जालोर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था। यह दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अब भी अच्छी स्थिति में है। प्राचीर चारों ओर की जो दीवारें हैं उनको छोड़ के अच्छी स्थिति में है मित्रों। और 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार था जालोर दुर्ग पर। नेक्स्ट देखिए आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजनीति का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। तदंतर प्रतिहार, परमार परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा भी इसके निर्माण में अभिवृद्धि की गई। चित्तौड़ का किला मेसा की पठार पर स्थित है। मेसा की पठार पर स्थित कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला, जो एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि निर्मित हैं। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में, कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया, पुनः उनको ठीक किया गया है। यहाँ अनेक भवन, मंदिर, स्तंभ आदि बनवाए हैं, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। और महाराणा कुंभा ने अपने राज्यकाल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण करवाया, जो कि कुंभाकालीन भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। तो महाराणा कुंभा ने मित्रों जीर्णोद्धार तो करवाए चित्तौड़गढ़ के किले का, साथ में 32 नए किलों का निर्माण भी करवाया। और ये भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। चित्तौड़ का दुर्ग आप देख सकते हैं डायग्राम में अच्छे से। और नेक्स्ट है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती, जगती का मतलब होता है चबूतरा, पर बना हुआ है। तो ये इसकी विशेषता है। अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। गोमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा निर्मित। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ 47 फीट मित्रों वर्गाकार है, वर्ग के आकार का, और 10 फीट ऊंची जो चबूतरा है उस पर बना हुआ है। 10 फीट ऊंचा है चबूतरा। यह 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला स्मारक अपनी कारीगरी का सुंदर उदाहरण है। और इस स्तंभ पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहना उचित होगा। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विजय स्तंभ। तो इतनी बातें याद रखनी है। कुंभा के द्वारा निर्मित है, चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ, और वर्गाकार 47 फीट है, 10 फीट ऊंची जो चबूतरा है उस पर बना हुआ है, 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला स्मारक है। तो याद रखेंगे इसको, विजय स्तंभ। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से इसको। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी में और दे रखा है क्या? देखिए, पूरा विजय श्री R.C. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है, जिन्होंने भी इसको बनाया है। शिल्पकार हैं इनमें शिल्पी जयिता तथा उसके पुत्रों नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चुथी, बलराज आदि का वर्णन मिलता है। ये शिल्पकार हैं। इस स्तंभ का निर्माण सन 1440 से प्रारंभ होकर सन 1448 में पूर्ण हुआ है। राजस्थान में अन्य किलों यथा आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर के किलों पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिला है। बुर्ज, झरोखे, छतरियाँ, मेहराब आदि के रूप में दिखाई देता है। स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों, स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकता अनुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया है। स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन की मान्यता के जो भी मुस्लिम कारीगर हैं उन्होंने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक जो पुराने आकार हैं वह स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकता अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया और एक विशिष्ट स्थापत्य शैली,
एक नई स्थापत्य शैली का निर्माण किया जिसे इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया। याद रखना है, पर्सी ब्राउन के द्वारा इंडो इस्लामिक शैली। अब देखिए मित्रों, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान चित्र शैली के प्राचीन ऐसे सचित्र ग्रंथ सामने आए हैं जिसमें राजस्थानी चित्र शैली का आरंभिक स्वरूप निखरता दिखाई देता है। इस ग्रंथ चित्रों में लोर चंद्रा, मृगावती, गीत गोविंद, चोर पंचारिका चोर पंचासिका, नायक नायिका भेद, चामुंड रागमाला आदि ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप निखरने लगा। रसिक पीरिया, रामायण, भागवत पुराण चित्रों में यह मौलिक रूप से दिखाई देती है। चोर पंचासिका व चामुंड रागमाला ग्रंथों को कला इतिहासज्ञों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र मानते हैं। कौन कौन से हैं? चोर पंचासिका, चामुंड रागमाला, ये ग्रंथ हैं मित्रों जिनको इतिहासज्ञों ने, इतिहास के जो जानकार हैं, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक शुरुआती ग्रंथ माने हैं और जिसका समय लगभग 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना गया है। 16वीं शताब्दी से पूर्व है। और राजस्थान में चित्र निर्माण की प्रमुख शैलियाँ निम्न हैं। मेवाड़ शैली में आपके उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़, चामुंड, ये चित्र शैली आती हैं। मारवाड़ शैली में सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में देखने को मिलती है। बूंदी, कोटा, झालावाड़ में हाड़ौती शैली। जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, इनमें ढूंढाड़ शैली। और अजमेर और किशनगढ़ में किशनगढ़ शैली। बनी ठनी देखिए, किशनगढ़ की प्रमुख शैली है और काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुगल चित्रकारी राजसी संरक्षण हेतु इधर उधर राज्यों की ओर चले गए, जिससे मुगल काल की दरबारी चित्रकला शैली का प्रभाव कांगड़ा, राजस्थान, बंगाल, बिहार और तंजौर व गोलकुंडा की कला पर दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने वहां जाकर स्थानीय कलाकारों और चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नई शैली को जन्म दिया। मुगल चित्रकारों ने, जो भी स्थानीय कलाकार काम कर रहे हैं, चित्र परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में मिलकर के एक नई शैली को जन्म दिया जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। कुछ चित्रकार राजपूताना की रियासतों मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी क्षेत्रों में गए, जहां स्थानीय शासकों के संरक्षण में कार्य करते हुए उन्होंने आकारों की मौलिकता को बनाए रखा। परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई, किंतु चित्रों की सामान्य विशेषताएं, रंग, विषय वस्तु आदि में परिवर्तन होने से राय कृष्णदास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया। किसने दिया? राय कृष्णदास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। और राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल माना जाता है। 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना गया है, तो याद रखेंगे। बनी ठनी इंपॉर्टेंट है किशनगढ़। आगे देखिए मित्रों, इसमें राजस्थान के मंदिर है, स्तूप और मंदिरों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो ये तो मित्रों आपकी जो बुक हैं आरबीसी की, उनमें दे रखा है। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में सिक्कर मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ उत्तर गुप्त काल में हुआ और जिनका विकास गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य व पाल शासकों के काल में होता रहा। मंदिर शब्द का तात्पर्य देखिए क्या है, किसे कहते हैं मंदिर? वह स्थान जहां हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? मंदिर। मंदिर का तल छंद या भूमि तल या विस्तार, उसको बोलते हैं ग्राउंड प्लान। मुख्यतः प्रवेश मंडप, सभा मंडप, गर्भगृह आदि में विभाजित होता है। मंदिर का तल छंद यानी जो ग्राउंड है, उसका भूमि तल है, वो 3 भागों में प्रवेश मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में विभाजित होता है। इसकी जानकारी के लिए साथ में दिए गए चित्र को देखें। इसका ऊर्ध्व विस्तार, एलिवेशन पीठ, मंडोवर,
शिखर आदि में विभाजित होता है। तो ये डायग्राम है, देखिए मित्रों। ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ विस्तार पीठ है। ये मित्रों यहाँ से पीठ है इसकी। और फिर मंडोवर ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो उसके बाद में इसका शिखर है ऊपर की तरफ आदि में विभाजित है। ऊर्ध्व है ऊपर की तरफ देखा जाए तो, नीचे से ऊपर की तरफ। और गुप्तोत्तर युग से आज तक मंदिर बनाने की यही शास्त्रीय परंपरा रही है, जिनके निर्माण में शिल्प शास्त्र के नियमों का अनुसरण किया जाता है। और राजस्थान में मध्यकाल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। कई तो आपने स्वयं भी देखे होंगे। और ये कुछ भागों के नाम हैं जो दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये नीचे की तरफ जंगा भाग है इसका, इसको बोलते हैं जंगा भाग। और ये वेदिका है, कक्षासन, कक्षासन पीठ। और ये स्तंभ है जिस पर ये टिका रहता है अच्छे से। और ये झुकी हुई इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इनको बोलते हैं रथिका। इसके ऊपर मित्रों उर्स वाला भाग है, फिर स्वर्ण। और ये जो गोल गुंबद नुमा है इसको बोलते हैं आमलक है। ये देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। और सबसे ऊपर है कलश। डायग्राम को अच्छे से ध्यान में रखें, इसको मंदिर के भागों के नाम हैं। और ये साथ में देखिए रणकपुर का जैन मंदिर दिखा रखा है डायग्राम में। और ये पाली में पड़ता है मित्रों। रणकपुर का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर का तल छंद विन्यास देखिए, तल वाले भाग की बात करें तो शुरुआत में मित्रों मंदिर के बाहर की तरफ सीढ़ियाँ लगी रहती हैं। और फिर प्रवेश मंडप, प्रवेश द्वार कह सकते हैं। और ये स्तंभ होते हैं जिन पर ये मंदिर है अच्छे से टिका रहता है। ये सभा का मंडप है जहाँ पर सभा बैठती है। कक्षासन, अलग अलग कक्षाएं यहाँ पर मकान बने हुए होते हैं इसमें। और ये गर्भगृह है आगे की तरफ, सभा मंडप के आगे गर्भगृह जहाँ पर किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है मंदिर की नीचे के भाग की। अब देखिए यहाँ राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिरों की सूची दी जा रही है। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको आप जान सकते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर देखिए, सबसे पहले जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में। श्री नाथ जी का मंदिर राजसमंद में। श्री एक लिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में। और ऋषभ देव मंदिर उदयपुर में है। और ये जैन मंदिर आदि हैं मित्रों। ये मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर याद रखेंगे सभी को, कौन से ज़िले में हैं, कौन से स्थान पर हैं। और मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर देखिए, देलवाड़ा का जैन मंदिर, ये आबू पर्वत सिरोही में पड़ता है मित्रों। देलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर का जैन मंदिर मित्रों पाली में है। दोनों में अंतर याद रखेंगे, एक आबू पर्वत सिरोही में, एक रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली में है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। और जैसलमेर के जैन मंदिर आदि ये मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं आपके। जैन मंदिर रणकपुर पाली हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर है। बाड़ोली राउतभाटा, भंडदेवरा बारा में, कमलेश्वर महादेव बूंदी में, झालरा पाटन आपका झालावाड़ में ये देखने को मिलते हैं। और शेखावाटी जयपुर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर, आबानेरी मंदिर दौसा में, खाटू श्याम जी का सीकर में, गोविंद देव जी का मंदिर आपका जयपुर में। ये शेखावाटी और जयपुर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हैं। आबानेरी मंदिर दौसा। और ये डायग्राम में बाड़ोली का मंदिर है। देखिए मित्रों मंदिर बनते कैसे थे, कौन इन्हें बनाने के लिए पूंजी देता था, ये किस उद्देश्य से बनते थे, आइए अब इसकी जानकारी प्राप्त करें। इन मंदिरों का निर्माण महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों और श्रेष्ठ संघों द्वारा समय समय पर करवाया जाता था। रानियों के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा और जो भी श्रेष्ठ संघ हैं उनके द्वारा समय समय पर निर्माण किया गया या करवाया गया। कभी कभी मंदिर बनाने वाला अपना बड़पन भी दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा माना जाऊँगा, मेरा नाम होगा आसपास के इलाके में कि इसने बनाया है। तो बड़पन या दिखावे के लिए भी कभी कभी मंदिर को बना दिया करते थे।
मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय शासकों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा अर्चना का दायित्व वर्तमान में देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो देवस्थान विभाग जो भी सरकार द्वारा सुरक्षित देवालय हैं उनकी पूजा अर्चना का दायित्व पूरा करते हैं। राजस्थान की मूर्ति कला देखिए आप। गुप्तकालीन भारतीय मूर्ति कला के आदर्श तत्वों ने कला को नया रूप प्रदान किया है। गुप्तकालीन गुप्त युगीन मूर्ति कला परंपरा के प्रभावों से राजस्थान प्रभावित रहा है। इस समय राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के प्रचार के साथ साथ जैन धर्म को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए राजस्थान में उपयुक्त धर्मों के देवी देवताओं के देवालय एवं प्रतिमाओं का पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया गया। राजकीय संरक्षण प्राप्त था मित्रों को। वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के जो भी प्रचार या प्रसार के साथ साथ जैन धर्म को भी। राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुइल शासकों के संरक्षण में हुआ है, किंतु प्रतिहारों का योगदान सर्वाधिक रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई हैं। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह और मानवीय प्रतिमाएं पर्याप्त मात्रा में निर्मित हुई हैं। इन प्रतिमाओं में मित्रों महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर व अनुग्रह मूर्तियों को पर्याप्त उत्कीर्ण किया गया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। उत्कीर्ण का मतलब मित्रों किसी पत्थर पर इस प्रकार से मूर्तियां जो भी बनी हैं उनको उकेरना या अच्छे से बनाना पत्थर पर। ये पुराने समय की देख सकते हैं आप। महिषासुर मर्दिनी जगत उदयपुर में, महिषासुर मर्दिनी ओसियां जोधपुर में और त्रिविक्रम नागदा उदयपुर में ये मूर्तियां इस प्रकार से उत्कीर्णित की गई हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में अच्छे से। वैष्णव धर्म का प्रसार राजस्थान में ईसा पूर्व प्रथम द्वितीय सदी में नगरी के अभिलेखीय विवरण से मिलता है। वैष्णव प्रतिमाओं में दशावतार प्रतिमाएं, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की प्रतिमाओं में वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक्य, मोहन इत्यादि पर्याप्त रूप में उत्कीर्ण की गई हैं। और पूर्व मध्यकाल में शाक्त मत का व्यापक प्रसार था। परिणाम स्वरूप कई शाक्त देवालयों का निर्माण हुआ और इन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं की प्रधानता है। शेष साई विष्णु, यह आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी बारडोली में, शेष साई विष्णु। और एक और दिखा रखे देखिए नटराज, यह बारडोली में देखने को मिलती है नटराज। चतुर्मुखी शिवलिंग कल्याणपुर में। सूर्य मत का प्रभाव 8वीं 9वीं सदी से देखा जा सकता है। सूर्य मत का प्रभाव ओसियां, बरमान, सिरोही में, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में आज भी सूर्य मंदिर स्थित हैं। ये नाम दे रखे हैं ओसियां, बरमान, सिरोही में, झालरा पाटन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इनमें मित्रों आज भी सूर्य मंदिर को देखा जा सकता है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं इसके प्राचीनतम उदाहरण हैं। मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया में जिन्नालयों के निर्माण की परंपरा इसके सुंदर उदाहरण हैं। इस युग की हिंदू व जैन प्रतिमाओं के निर्माण में भारतीय प्रतिमा विज्ञान के नियमों का अनुसरण किया गया है। प्रतिमाओं में आभूषण, परिधान व केश विन्यास एवं विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं इस युग की मूर्तिकला की प्रधान विशेषताएं हैं। गतिविधि देखिए। राजस्थान के मंदिरों या अन्य स्थानों पर स्थापित मूर्तियों के चित्रों का संग्रह कीजिए, या आप कर सकते हैं। जो भी चित्र हैं फोटो के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उनको देख सकते हैं, क्या क्या उनमें भिन्नताएं हैं वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्वयं के द्वारा। कहीं भी टूरिस्ट के तौर पर घूमने जाएं आप। हवेलियाँ देखिए। राजस्थान में हवेलियों के निर्माण की स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला के अनुसार रही है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई
कि बाद की समृद्धि के साथ ही शेखावाटी के श्रेष्ठों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा ही डाल दी। शुरुआत में जो हवेलियां बनी मित्रों, जयपुर की हवेलियां, और उनको देख करके जो भी शेखावाटी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने भी अपने गांव गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां हवेली शैली स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रामगढ़ हो, नवलगढ़ हो, मुकुंदगढ़ हो, इनमें कई प्रकार की हवेलियां, विशाल हवेलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। पटुओं की हवेली मित्रों जैसलमेर में प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली जैसलमेर, जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण संसार में प्रसिद्ध है। पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण पत्थर की जालियां लगी हैं और उनकी जो कटाई की गई है उनके लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपने कलात्मक कार्यों के कारण बेजोड़ गिनी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए छत्रियां, और इसमें देखिए बूंदी की 84 खंभों की छतरी, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, 84 खंभे हैं मित्रों इसमें। राजस्थान में राजाओं का राज्य रहा है, ये सभी आपको पता है। यहाँ का श्रेष्ठ वर्ग संपन्न रहा, अतः मरणोपरांत उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए जिन्हें छत्रियों और देवल के नाम से जाना जाता है। यानी कोई श्रेष्ठ वर्ग, पुराने जो भी हैं राजा महाराजा हैं उनको श्रेष्ठ वर्गों में माना गया है, और उनके मरने के बाद में उनकी याद में अनेक स्मारक बनाए गए हैं, अनेक छत्रियाँ बनाई गई हैं, और उनको छत्रियों व देवल के नाम से जाना जाता है जो भी स्मारक बनाए गए। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, और रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी। ये याद रखने हैं मित्रों आपको, जो भी नाम है, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, और जोधपुर में देखिए जसवंत सिंह का थड़ा, जोधपुर में, उदयपुर में आयड की छतरियाँ, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों का स्थापत्य सौंदर्य देखते ही बनता है। तो ये कुछ प्रमुख हैं। और आगे देखिए शेखावाटी की छतरियाँ। शेखावाटी की छतरियों में चित्रित मानव जीवन के विविध दृश्य अतीव आकर्षक हैं। राजाओं पर बने स्मारक भी इस क्षेत्र में संख्या में अधिक हैं। सिक्कर के शासकों देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह पर विशाल छतरियाँ सिक्कर में बनी हुई हैं। माधो सिंह, कल्याण सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियों की सादगी, विशालता, उन्नत अधिष्ठान आदि इनके मूलभूत तत्व हैं। इतने शानदार तरीके से इनको बनाया गया है। शेखावाटी की छतरियाँ शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास है। शेखावत काल के वीरों का मुंह बोलता इतिहास शेखावाटी की छतरियाँ ये हैं, देख सकते हैं डायग्राम में आप, जो भी बनी हुई हैं। रामगढ़ शेखावाटी धनाढ़ सेठों की नगरी कहलाती है। धनाढ़ सेठों की नगरी रामगढ़ शेखावाटी। सेठ देश विदेशों से व्यापार से संचित अपार धन का सदुपयोग बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियों के बनवाने में करते थे, और ये धनाढ़ सेठों की नगरी है रामगढ़ शेखावाटी। राम गोपाल पोदार की छतरी मित्रों शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी गई है। राम गोपाल पोदार की छतरी। अब देखिए अलवर की छतरियाँ, और आगे मंडोर की छतरियाँ। अलवर के नेड़ा अंचल की छतरियों में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है। ये भित्ति चित्रण की तत्कालीन दक्षता के साथ शिल्प कला के विशिष्ट को भी दर्शाती हैं। अलवर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ देखिए लंबे समय तक मारवाड़ की राजधानी रही मंडोर में स्थापत्य कला की नक्काशी से युक्त विशाल देवल व पास ही बने पंचकुंडा में भव्य छतरियाँ भी हैं जो मंडोर के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। मंडोर में देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक भी हैं। देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक मंडोर में, जिनमें राम मालदेव से लेकर तख्त सिंह तक के मारवाड़ के शासकों के विख्यात स्मारक हैं। और ये स्मारक लाल घाटू के पत्थरों से निर्मित हैं मित्रों, जिन पर पाषाण के शिल्पियों की सुंदर तक्षण कला स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। मंडोर की छतरियाँ प्रसिद्ध हैं अपने आप में, और विशालकाय देवलों में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह व तख्त सिंह के देवल तो यहाँ की विशेष निधि बन गए हैं। तो ये कुछ मंडोर की छतरियाँ हैं, प्रसिद्ध राजा महाराजाओं की देवल बोल सकते हैं।
और ये मित्रों शब्दावली है, कुछ शब्द जो आपको आने चाहिए उनके अर्थ। ताड़ पत्तर, ताड़ पत्तर बोलते हैं मित्रों ताड़ के वृक्ष का पत्ता, ताड़ का वृक्ष होता है और उसके पत्ते को बोलते हैं ताड़ पत्तर। खरल, खरल कहा जाता है पत्थर की वह कुंडी या कूड़ी जिसमें चीज़ें कुटी जाती हैं, उसको बोलते हैं खरल। मकबरा कहते हैं वह इमारत है जिसमें किसी की कब्र हो। और प्राचीर बोलते हैं चार दीवारी को, ये मैंने बताया था आपको, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उनको प्राचीर बोलते हैं या चार दीवारी बोल सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन है मित्रों अभ्यास प्रश्न, उनको भी देख सकते हैं, आपको आने चाहिए ये उत्तर। पट्टुओं की हवेलियां देखिए मित्रों, पट्टुओं की हवेलियां पढ़ा है आपने, कहाँ पर हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? पट्टुओं की हवेलियां, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों जैसलमेर में। क्या होगा? जैसलमेर में पट्टुओं की हवेलियां हैं आपकी जैसलमेर में। और नेक्स्ट है देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा मित्रों, इसका आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा इसका? देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? और तीसरा देखिए मिलान वाला है, स्तंभ दिए गए हैं ए और बे, इनको आपस में मिलाना है। कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ और गागरोन, ये दुर्ग हैं और ये जिलों के नाम दे रखे हैं दूसरे साइड में, आपको मिलाना है अच्छे से कौन सा दुर्ग या किला कहाँ पर है। कुंभलगढ़ ये मित्रों आपका है राजसमंद, कहाँ है? राजसमंद। रणथंभौर सभी जानते हैं सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और सोनारगढ़ का मित्रों, सोनारगढ़ का होगा आपका जैसलमेर, इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप। और गागरोन का आपका किला है झालावाड़ में, कहाँ पर? झालावाड़ में। और ये प्रकोटा या प्राचीर क्या है, दुर्ग किसे कहते हैं, यह आपने चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़े हैं, तो जो भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी देखना आप, और आपको आते हैं तो करने का प्रयास करना अपनी कॉपी में, क्या क्या पढ़ा है, जो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसी से संबंधित ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, करने का प्रयास करना इनको। और ये जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया बताया है देलवाड़ा के जैन मंदिर, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना, किस किस को आता है देखते हैं। आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक